गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों के लिए एक नए सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नए सेमेस्टर में नए सब्जेक्ट, तो आपका हेडिंग यहाँ लिखा हुआ है, वेलकम इन थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यानी हम लोग अब थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे। उसमें मैं एक सब्जेक्ट आपको डील करूँगा। अभी जो सब्जेक्ट का नाम है वो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। मैं कुछ ही सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ और इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, माइक्रो प्रोसेसर आता है, माइक्रो कंट्रोलर आता है, ईडीसी आता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं। ये सब मेरे कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जहाँ पर मैं आपको अच्छे से डील करता हूँ। तो चलिए, वो तो बाद में पता चलेगा कि मेरी पढ़ाई कितनी अच्छी आपको लगती है या मैं कितना आपको समझा पाता हूँ, ये बाद में पता चलेगा। चलिए पहले हम लोग समझते हैं। आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं और आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। चलिए, इस 3 साल के दौरान ये पहला पड़ाव होता है जहाँ से आप टेक्निकल एजुकेशन शुरू करते हैं। यानी तीसरे सेमेस्टर में आपकी टेक्निकल एजुकेशन शुरू हो जाती है। पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स ट्रिपल या मैकेनिक्स के बारे में सीखा। लेकिन अभी जो सेमेस्टर है आपका थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होंगे और ये पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट टेक्निकल होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगा। आपके पास अगर सिलेबस मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो सिलेबस को डाउनलोड कर लें एसबीटी के साइट में जाकर, और वहाँ से पाँचों जो सिलेबस है, टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है, उसको एक बार पढ़ें। देखें, आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही सारे सब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, एक है कम्युनिकेशन सिस्टम, एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, एक है नेटवर्क और एक है मेजरमेंट। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा सब्जेक्ट के साथ कोड वर्ड है। उसमें से एक सब्जेक्ट का डील मैं यहाँ पर आज करने जा रहा हूँ। अच्छे से इसको समझना है, देखना है। सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सब्जेक्ट कोड है 2021303, और इसी सब्जेक्ट कोड के आधार पर हम लोग पूरा सिलेबस, इसी सब्जेक्ट कोड का जो सिलेबस है, इसको हम लोग 1 बाय 1 धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा और इसमें हम कौन कौन सी किताबों को खरीदेंगे। ये 2 बातें हर बच्चे के दिमाग में दौड़ते रहती है। ठीक है, जैसे पहले और दूसरे सेमेस्टर में किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या फाउंडेशन पब्लिकेशन या कोई इस जो लोकल पब्लिकेशन की किताबें हैं उसको आप यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले सेमेस्टर में, यदि आप मेरे यहाँ स्टडी कर रहे होंगे या दूसरे सेमेस्टर में होंगे, तो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि पैसे को बचा के रखना है। अब पैसे का यूज़ यहाँ पर होगा। मैं किताबें खरीदने के लिए बोलूँगा, या हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सभी आपको किताबों को खरीदने बोलेंगे। यहाँ से किताब जितना ज़्यादा परचेज करेंगे उतना बेहतर होगा। चलिए, तो सबसे पहले बुक्स के बारे में ही जान लें। तो हमने 3 बुक्स को रेकमेंड किया है। 3 किताबें हैं, तीनों में से कोई एक खरीदना है। ठीक है, तीनों में से कोई एक खरीदना है, तीनों नहीं खरीदना है, पैसे उतने होंगे नहीं। ठीक है, तो मैं तीनों को स्टडी कर चुका हूँ, तीनों मेरे लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। आप हमसे पूछेंगे कि मुझे कौन सा खरीदना चाहिए, तो मैं फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सर्किट ए आनंद कुमार को ही खरीदने की रिकमेंडेशन दूंगा। ठीक है, मैं आपको पूरा किताब का नाम लिख दिया, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सर्किट ए आनंद कुमार। ऐसे दुकान में आप ए आनंद कुमार बोल देंगे तो भी वो आपको किताब निकाल के दे देगा, या फ्लॉयड एंड जैन बोल देंगे तो भी किताब निकाल के दे देगा, या संजय शर्मा का ये किताब बोलिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिज़ाइन। क्योंकि संजय शर्मा ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ढेर सारी किताबों को बनाया है, तो इसमें ये किताब लेंगे तो लगभग आपके सिलेबस के 99% कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, 100% भी बोल सकते हैं आप कवर्ड हो जाएंगे। तो तीनों में से कोई एक खरीदना है। तीनों में और लगा हुआ है, ये खरीदिए या ये खरीदिए या ये खरीदिए। ये जो है PHI पब्लिकेशन की किताब है, PHI। ठीक है, ये है पियर्सन एजुकेशन की किताब है, पियर्सन एजुकेशन। पियर्सन एजुकेशन, ये PHI पब्लिकेशन की किताब है, और ये कटारिया सन्स की किताब है। ठीक है, कटारिया सन्स।
कटारिया सन्स, काटसन बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। तो ये तीनों अलग अलग पब्लिकेशन की किताब है, कोई एक किताब आपको ले लें। मेरे अनुसार से आपको ये किताब खरीदनी चाहिए, लेकिन यदि आपके पास कहीं किसी आपके भैया के का किताब में ये अवेलेबल है या ये अवेलेबल है तो रख सकते हैं। क्या इसके अलावा किताबें और हैं? बाज़ारों में हज़ारों किताबें अवेलेबल हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ढेर सारे राइटर्स ने ढेर सारी किताबों को लिख रखा है। कौन सी किताबें लेनी चाहिए? कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। किताब में नॉलेज होता है और कोई भी किताबों से नॉलेज लिया जा सकता है, ठीक है। मैं रेकमेंड इसको क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया है, इस पे बहुत अच्छी, इसमें लैंग्वेजेस वगैरह ठीक ठाक हैं जो कि आपको समझ में आएंगी, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं इन्हीं सब में से दूंगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं हाँ चलो क्वेश्चंस मेरे से बन रहा है। या और भी इसके अलावा नहीं कि दूसरा किताब आप ले नहीं सकते, एकदम ले सकते हैं। तो ये है छोटा सा किताब की दुनिया जो कि मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इन सब किताबों को रेकमेंड कर रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट नंबर को आपको कहता हूँ कि लेने के लिए, जो कि मैं तीनों रखा हूँ यहाँ पर सामने में, ठीक है। लेकिन आपको मैं कहूँगा कि ये आप खरीदें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं किताब ऐसे आपको किताब जब मैं बोलूँगा तो ऑलरेडी किताब का फ़ोटो भी आ रहा होगा, किताब का फ़ोटो आएगा तो आप देख लीजिएगा, किताब का फ़ोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं इसके सिलेबस पे, क्योंकि हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को चलना है और जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है। चलिए तो इस सिलेबस के अनुसार हम लोग इसके सिलेबस पे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट 1 में जो आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट 1 में पढ़ना है उसको हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे कि यूनिट 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अच्छे से देखिएगा, मैंने यूनिट 1 में जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट कोड है 2021303, इसमें यूनिट 1 में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ये टॉपिक्स को मिस कर दिया है तो इंटरनल रहता है, वो मान के चला जाता है कि ये टॉपिक है। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको, पहले हेडिंग का नाम है नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा। इसका मतलब इसमें दो टॉपिक को मिलाया गया है, एक तो नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और एक बुलियन अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम और बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम एक अलग छोटा सा टॉपिक है, बुलियन अलजेब्रा एक छोटा सा टॉपिक है। दोनों को मिलाने से ये पूरा यूनिट बनेगा नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा। सबसे पहले नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? यानी संख्या पद्धति का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब आदमी हैं, और कंप्यूटर नाम का एक डिवाइस का नाम सुने होंगे, आपके सभी के घरों में आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर होता है। दोनों लोग अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं, सिस्टम तरीका, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, बाइनरी भी नाम सुने हैं आप, बाइनरी बाई मीन्स 2, उसमें 2 डिजिट यूज होता है 0 और 1। तो ये अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं, क्या एक ही नंबर सिस्टम से पूरी दुनिया नहीं चलाई जा सकती थी? दूसरा क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों आया, ठीक है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे हम लोग का जो भाषा है, हम लोग डेसिमल भाषा में बात कर रहे हैं, तो कैसे कंप्यूटर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके देते हैं, कैसे कन्वर्ट हो जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ एराइज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग पूरे नंबर सिस्टम में सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू, सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट नंबर सिस्टम। कितने टाइप के नंबर सिस्टम अभी तक खोजे गए हैं, इसमें हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। जैसे यदि आप ट्रिपल ई पढ़े हैं तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि सिलेबस में नहीं था फिर भी मैंने जिक्र किया था कि अभी तक कुल मिला के 4 नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जनरली स्टडी करते हैं, 4 नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। 4 नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। एक नंबर सिस्टम है, इसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सब नंबर सिस्टमों को कैसे पहचानेंगे, उनका कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे, इनका जोड़ घटाव क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिनती, काउंटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, गिनती करना। ये गिनती क्या होता है सर?
गिनती। अगर आपको मालूम है, एक क्वेश्चन मैं आप आज दे के जा रहा हूं और इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिएगा। मैंने ट्रिपल ई में तो बताया भी था। इस क्वेश्चन का क्या आंसर ढूंढना, क्या क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। अगर आपसे मैं बोलो गिनती गिनो, तो आप कैसे गिनते हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 आता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 9 के बाद 10 क्यों आता है? अटपटा क्वेश्चन लगा ना। एक क्वेश्चन सुनने के बाद बहुत सारे बच्चे बोले कोई क्वेश्चन हुआ सर, 9 के बाद 10 क्यों आएगा? 9 के बाद 10 ही आएगा तो आएगा, वो 10 ही बताया गया। 9 के बाद 10, अरे 9 के बाद 10 बना कैसे? 9, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 10 का कोई जिक्र नहीं है। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हो गए, बट 10 है नहीं। 10 आपने बनाया कैसे? ठीक है, तो क्या ये 10 जो हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या बोलेंगे, उसका काउंटिंग कैसे होगा? ऑक्टल नंबर सिस्टम अलग नंबर सिस्टम हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम अलग नंबर सिस्टम हुआ। इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी आपको इस यूनिट में मिलने वाला है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट नंबर सिस्टम। फिर हम लोग कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब सोचिए, हम लोग डेसिमल जानते हैं और कंप्यूटर बाइनरी जानता है। हमको कंप्यूटर को जानना है, हमको ये जानना है कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें उसकी भाषा अगर पता नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा होगा? तो हमें ये जानना है कि हमारा भाषा यानी डेसिमल भाषा, डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। ये भी जानना है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसका मतलब मेरे पास जितने नंबर सिस्टम्स हैं, सभी नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट करने यहाँ सीखेंगे। यानी इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, इसलिए इसको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इस पे बहुत फोकस करना है। बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, कॉपी भर जाएगा, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल रहेगा। चलिए देखते हैं, उस पर आएंगे। ये 2 नंबर सिस्टम हुआ। इसी नंबर सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे। इसमें मैंने कहीं पर सिलेबस में भी नहीं लिखा एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग यहाँ एडिशन भी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। किसका एडिशन? अब बताओ ना, एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं देता हूँ। मेरे को आपको बोलूँगा 7 + 5 जोड़ो, तो आप बोलोगे 12, ठीक। फिर हम बोलेंगे, ठीक है, 9 + 1 जोड़ो, तो आप बोलोगे 10। सही है, एकदम सही है। अगर मैं 7 + 1 जोड़ने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे 8। सही है, लेकिन ये तब सही है ये सब जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम की दुनिया में बात कर रहे हो। लेकिन एक ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाएंगे, जैसे हम पढ़ाएंगे 7 + 1 10 होता है। ये नंबर, ये जैसे ही हम आपसे बोलेंगे तो आप बोलेगा ऐसे तो संभव ही नहीं है, 7 + 1 10 कैसे हो जाएगा? 7 + 1 10 कैसे हो जाएगा? ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में पॉसिबल है। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे 7 में 1 जोड़ने पर 10 होता है, 10 होता है, ठीक है। तो सभी नंबर सिस्टमों का जोड़, घटाव, गुना, भाग, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उस टॉपिक्स में, वो मैं पूरा एक एग्जैक्ट बताऊंगा, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ जाएगा, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ नंबर सिस्टम। इसी में 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी जानेंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, ये होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्यों लाते हैं? देखिए, जब आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उस समय आपको ये जानना होगा कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस क्या है इस टॉपिक का। हम लोग सिर्फ पढ़ लेंगे और बना लेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस से समझेंगे, मतलब हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में इसका उपयोग कहाँ है, इन सब चीज़ों को समझना है। चलिए, ये तो था छोटा सा नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि चैप्टर इसके अंदर जाइएगा, इसके नीचे सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और आपको उस लेक्चर्स को देखने के बाद एक एक करके समझ में आने लगेगा कि मैंने जो जो बातें बोली वो सब लेक्चर्स में अच्छे से अरेंज करके रखी हुई है। आइए, तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना बुलियन अलजेब्रा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है बुलियन अलजेब्रा। आप लोग ट्रिपल ई में भी पढ़े, ट्रिपल ई से पढ़ के आए हैं, तो बुलियन अलजेब्रा बहुत ही आसान टॉपिक है। बुलियन अलजेब्रा मिस्टर जॉर्ज बूल नाम के साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और एक मैथमेटिशियन थे, वो बहुत दिमाग लगाया, ठीक है। उसने कुछ लॉजिक सिस्टम, लॉजिक का यूज़ किया, और लॉजिक यूज़ करके इसने एक अलजेब्रा बना दिया। जो अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, बीजगणित जिसको बोलते हैं, जो अलजेब्रा आप पढ़े हैं उस अलजेब्रा से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है, मतलब सारा का सारा नियम नहीं, लेकिन उसका मैक्सिमम नियम यहाँ लागू हो जाता है। लेकिन कुछ अलग नियम बनाए इन्होंने, और उस नियम से आज पूरी दुनिया चल रही है। पूरी दुनिया, मैक्सिमम डिवाइसेस बुलियन अलजेब्रा को फॉलो करती है। तो मिस्टर जॉर्ज बूल का थैंक यू बोलिए कि आज आप उसकी दुनिया में हैं, मतलब इस दुनिया में हैं, और उसके बनाए गए पूरे नियम से आप पूरे बहुत सारे डिवाइसेस को वर्क करा रहे हैं। कैसे कैसे डिवाइसेस आएंगे वो लेक्चर्स में आपको पूरा एक एक करके बताया जाएगा। इसी में मैं बुलियन अलजेब्रा में मिस्टर जॉर्ज बूल के द्वारा लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा दिए गए, उसी नियम पे सारे डिवाइसेस काम करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब लॉज और बुलियन अलजेब्रा खत्म होगा तो हम लोग इसी बुलियन, जो जॉर्ज बूल ने बुलियन फंक्शंस बना के दिए, इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया।
एक का नाम रखा सॉप, एक का नाम रखा पॉस। अरे सॉप सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम आएगा समझ में, इंतजार कीजिए। जब बूलियन फंक्शंस को मैं जोड़ के दिखाऊंगा, जो देखिए लिखा सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपके सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हो गया पहले गुना में रहेगा फिर इन लोगों को जोड़ना है, और प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब पहले जोड़ में रहेगा, ठीक है, उसके बाद गुना में करना है उसको। सर समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, तो क्योंकि चैप्टर से हम लोग पहुंचे ही नहीं है तो कहाँ समझ में आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है। फिर इसकी इन्हीं सबको सॉल्व करने के लिए, इनको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक नया मैप सीखते हैं। मिस्टर कर्नॉफ नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, और कर्नॉफ मैप हम लोग इसका नाम देते हैं, के मैप बोलते हैं। किताबों में इसे हम लोग के मैप के नाम से जानते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग बोलेंगे के मैप, बहुत इंपॉर्टेंट के मैप है। के मैप से क्वेश्चन रहेगा ही, मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर के मैप सीखने में कहीं कंजूसी हुआ, के मैप सीखने में कहीं कोताही बरतते हैं, तो इसके बाद के यूनिट्स समझ में नहीं आएंगे। मेरी बात को गौर कीजिएगा, मैं जो बोला, के मैप एक तरह से, ठीक है, आपका पूरा क्या बोलेंगे, वेन है पूरे शरीर का, जो कि आपके शरीर में पूरा सर्कुलेशन करता है, सभी जगह ये कर्नॉफ मैप आएगा ही। आगे के सभी टॉपिक्स में कर्नॉफ मैप आएगा। हम कोई भी टॉपिक पढ़ने जाएंगे, के मैप बना के आपको तुरंत सॉल्व करके दिखा देंगे। तो के मैप एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, मैपिंग टेक्निक है, जिससे हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। के मैप एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, एक टेक्निक है, डिजिटल टेक्निक है, जिससे हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, किसी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज क्यों करते हैं सर, एक लड़का पूछा। अरे मिनिमाइज करोगे तब तो कम लॉजिक गेट लगेगा, कम लॉजिक गेट लगेगा तो कम पैसा खर्चा होगा, और अगर बड़ा एक्सप्रेशन है तो उतना ही आंसर छोटे वाले कम लॉजिक गेट से मिल रहा है, और वही बड़ा और ढेर सारे लॉजिक गेट से उतना ही आंसर मिल रहा है, तो क्यों पैसे खर्च करने जाएं, ठीक है। तो आप मिनिमाइज करने के लिए कर्नॉफ मैप का प्रयोग करते हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 में मैं इतना बताऊंगा आपको। यूनिट नंबर 1 अच्छे से देखना है। यूनिट नंबर 1 की वीडियोस देखिए, तरीके से वीडियोस देखिए, और अगर आपको दिक्कत होती है तो बताइए कि हाँ सर हमको दिक्कत हो रही है। हाँ, एक अब इसमें आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 पे चलेंगे अब, क्योंकि यूनिट नंबर 1 आपके पास हो चुका है। यूनिट नंबर 2 के लिए भी वीडियोस देखते हैं हम लोग।